जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में आज कवर करेंगे मनोविश्लेषणवाद का। केवल आप 2 मिनट पढ़िए, उसके बाद देखिए कि कितना अच्छा मैं बताने जा रहा हूँ और कितना आनंद लगेगा। और हर एग्जाम में, हर राज्य की परीक्षा में 100% यहाँ से आने की संभावना है। बिहार स्टेट, झारखंड जेट, जेटेट, यूपी टेट, इन सभी परीक्षाओं में यहाँ से लगभग 2 से 4 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगी परीक्षा हॉल में। फर्स्ट में सिगमंड फ्राइड कौन थे? ये मनोविश्लेषणवाद के जनक थे। ध्यान रखिएगा, मनोविश्लेषणवाद के जनक थे। इनको पिता भी कहा जाता है। किस चीज़ के लिए? तो मनोविश्लेषणवाद के लिए। अब मनोविश्लेषण क्या है? उन्होंने मनोविज्ञान एवं मानसिक स्वास्थ्य में व्यक्तित्व को समझने का तरीके को बदल दिया है। किसी के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, इसी पर इन्होंने शोध किए थे। 166 साल पहले, सोचिए 166 साल पहले साइमन फ्राइड का जन्म 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में गिना जाता है। कब हुआ था? 166 साल पहले, और 20वीं सदी के प्रभावी शक्तिशाली में गिना जाता है, जिनका जन्म फ्रीबर्ग में 6 मई 1856 को, जो ऑस्ट्रियाई चेक गणराज्य में मृत्यु 23 सितंबर 1939 लंदन इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1939 ईस्वी को लंदन इंग्लैंड में हुआ था। देखिए, ये सिगमंड फ्राइड है। आप इन्हें गौर से ध्यान रखिएगा। इन्होंने ही मनोविश्लेषणवाद का प्रतिपादन किए थे। कब किए थे? जब 166 साल पहले। और लोगों को शोध किए थे, रिसर्च किए थे। और तर्क क्या दिए हैं? मनोविज्ञान के क्षेत्र में सिगमंड फ्राइड के नाम से भी लोग जानते हैं। 2 नाम से, मनोविश्लेषणवाद या सिगमंड फ्राइड के नाम से। फ्राइड ने व्यक्तित्व के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसे व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। किनके द्वारा? तो सिगमंड फ्राइड के द्वारा। मानव व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? तो मानव व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। मनोविज्ञान मतलब आपके मन में चलने वाले ज्ञान, गति इत्यादि चीज़ों के बारे में इस अध्ययन में पता चला था। परंतु साहित्यकार मानव व्यवहार का विश्लेषण करता है। क्या करता है? साहित्यकार जो है मानव व्यवहार का विश्लेषण करता है। जैसे आप इंटरव्यू देने गए तो वहाँ पे मनोव्यवहार का ही वहाँ पे प्रयोग किया जाता है, चेक किया जाता है कि आपके अंदर में मानवता गुण है। आपका व्यवहार ही वहाँ पे दर्पण की जैसा झलक जाएगा। इसलिए अपनी व्यवहार ही बना करके चले। व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार कपड़े से देख करके किसी की बाहरी या बाह्य रूप को पता कर सकते हैं, उसी प्रकार मनोविश्लेषण करके किसी के अंदर में छिपे हुए व्यक्तित्व को, गुणों को आप बता सकते हैं, निखार सकते हैं। परिश्रमी देशों के साहित्यकारों ने फ्राइड, एडलर एवं युग के सिद्धांतों का उपयोग अपने पत्रों के चित्रकान में किया है। हिंदी में कुछ उपन्यासकार ऐसे हैं जो इन मनोवैज्ञानिकों से परिचित हैं। इनमें से इलाचंद जोशी, अज्ञ, जनेन्द्र कुमार इत्यादि हैं। इन्होंने मनोविश्लेषणवाद पर अनेक कहानियाँ, नाटक और उपन्यास भी लिखे हैं। फ्राइड महोदय ने अवचेतन मन, काम भावना को अपने विश्लेषण में प्रमुख स्थान दिए हैं। फ्राइड की मान्यता है कि काम भावना मानव मन की मूल परिचालिका शक्ति है। फ्राइड के अनुसार धर्म, अर्थ, काम सहित और संस्कृति के मूल प्रेरणा है। बिल्कुल, यह सिद्धांत भारत के मनोविश्लेषणवादियों ने और प्राचीन काल में भी इस चीज़ को दिया गया था। धर्म, अर्थ, काम और सहित और संस्कृति का बल दिया गया था। लेकिन आधुनिक युग में हम सभी लोग पश्चिमी भारत का नकल करते हैं। लेकिन भारत हमारा इतना आगे था प्राचीन काल में, और साहित्य के क्षेत्र में, चाहे संस्कृति के क्षेत्र में, उन्होंने ही बताया था धर्म, अर्थ, काम और सहित और संस्कृति। ऋग्वेद लेकर के चले, चाहे यजुर्वेद चले, सभी वेदों में इस चीज़ का जिक्र किया गया था, जो फ्राइड में आगे चल करके 19वीं शताब्दी में करते हैं। भले हम अपने देश की साहित्य को वैल्यू नहीं दिए, अध्ययन नहीं किए, आज भी भारत के लोग अपनी संस्कृति को, अपने साहित्य को अध्ययन नहीं करते हैं। कल्पनाशील होने के कारण
अपने वासनाओं को काम प्रतीक के रूप में अभिव्यक्त करता है। मनुष्य जब सामाजिक मूल्यों का या नैतिक के बंधनों के कारण अपनी कम प्रवृत्ति एवं वासनाओं का दमन करता है तो वह उसके अवचेतन मन में कुंठा का रूप धारण कर लेता है। सुनिए, कल्पनाशील, जैसे आप कोई भी चीज़ को कल्पना करते हैं। वासनाओं में, जैसे वासनाओं के अंतर्गत काम प्रति, अर्थात सेक्स की बात यहाँ कर रहा है, अभिव्यक्ति करता है। तो मनुष्य अपने सामाजिक मूल्यों और नैतिक बंधनों के कारण अपनी प्रवृत्ति और वासनाओं को दमन करता है, उसके अवचेतन मन से कुंठा का रूप धारण कर लेता है। फ्राइड के अनुसार मानव के 3 भाग होते हैं। कौन कौन? चेतन, अनुभव और चेतन। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि पूछ देगा फ्राइड के अनुसार मानव का मन किस तरह होता है, कितने प्रकार के, तो आप 3 लगाएंगे। चेतन मन में इच्छाएं, प्रेरणाएं और संवेदनाएं आती है। किसमें? चेतन मन में। आपके अंदर में सोचने की क्षमता, चेतना जागती है। मेरी इच्छा है, मेरी प्रेरणा, संवेदना, जिसमें से व्यक्ति का चिंतन व्यवस्था में होता है। इनका संबंध वर्तमान समय में होता है। मनुष्य चेतन मन में सब कुछ देखा, अनुभव करता है। सोचने समझने का सारा कार्य चेतन मन से ही होता है, जबकि अर्धचेतन मन से दबी इच्छाओं एवं सुप्त वासनाओं का गृहस्थ स्थान होता है। मनोविश्लेषण युग के अनुसार मनुष्य की स्मृति, किसके अनुसार? मनोविश्लेषक युग के अनुसार मनुष्य की स्मृति मानसिक कार्य की चेतन मन से एकत्र नहीं रख पाती है, वह अवचेतन मन में चली जाती है। इसी अवचेतन मन में दबी रहने वाली अनुभूतियाँ, स्मृतियाँ, विचार सह को स्वीकार नहीं हो पाती है। परिणाम स्वरूप भय, आशंका, मृत्यु जैसी स्थितियाँ पैदा होती है। इसमें मनुष्य का जीवन प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता है। बिल्कुल सही है। देखिए, मनोविश्लेषण युग जब स्टार्टिंग हुआ तो उसमें स्मृति मानसिक कार्य चेतन मन से एकत्र नहीं रख पाती है और चेतन मन में चली जाती है, और अवचेतन में दबी रहने वाली अनुभूतियाँ, संस्कृति, विचार अहम और स्वीकार नहीं हो पाते हैं। एक परिणाम स्वरूप आशंका, मृत्यु जैसी स्थितियाँ पैदा होते हैं। फ्राइड के सिद्धांत में उपस्थित गुण। फ्राइड का सिद्धांत विस्तृत एवं चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने व्यापक ढंग से व्यक्तित्व का अध्ययन किया और वह व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू को समझने की कोशिश करता है। ये फ्राइड के सिद्धांत का उपस्थित गुण कहता है। इन्होंने गुण के तर्ज पर। सेकेंड गुण कहता है, फ्राइड के व्यक्तित्व की विकास को बहुत ही सरलता से समझने की कोशिश किया है। इनके सिद्धांत क्या है? फ्राइड के सिद्धांत में उपस्थित दोष। फ्राइड में लैंगिक ऊर्जा पर आवश्यकता से अधिक बल दिया है। फ्राइड के सिद्धांत की कड़ी आलोचना किया गया है। किसका? तो फ्राइड के सिद्धांत को इस आधार पर किया जाता है, उन्होंने पूरे सिद्धांत में लैंगिक ऊर्जा को आधारभूत इकाई माना है। दोस्तों, लैंगिक ऊर्जा मतलब होता है स्त्री और पुरुष में समान ऊर्जा, समान एथिक का बात किया यहाँ पे। फ्राइड ने मानना है कि फ्राइड ने अपने शोध कार्य सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत नहीं किया है। ये आलोचक है। देखिए, हर युग में एक न एक आलोचक पैदा होते हैं हमेशा, जो किसी भी सिद्धांत की वैज्ञानिकता के लिए अति आवश्यक होती है। फ्राइड का सिद्धांत उनके व्यक्तिगत अनुभव और उन मनोरोगियों के अनुभवों पर आधारित है जो उनके यहाँ उपचार के लिए आते थे। आलोचकों का मानना है कि उसे सामान्य व्यक्तियों पर लागू नहीं किया जा सकता। व्यक्तियों उनकी निम्न मनोरोगियों की अनुभूतियों पर टिकी होती है। ये फ्राइड का सिद्धांत कहता है। और मनोरोगियों के अनुभवों पर आधारित है जो उनके यहाँ उपचार के लिए आते थे। आलोचकों का मानना है कि उससे सामान्य व्यक्तियों को लागू नहीं किया जा सकता। उनके यहाँ वे डॉक्टर थे और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर थे, उनके यहाँ उपचार आते थे, तो उन्हीं को इन्होंने शोध करके रिसर्च करके ये सब किए थे। हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक उपन्यासों ने अनेक व्यक्ति चरित्र का निर्माण इसी आलोचकों में किया है। आगे के उपन्यास शेखर ये जीवनी और जनेन्द्र का त्यागपत्र। तो इस तरह से हमने टोटल मनोविश्लेषणवाद का थोड़ा सा अंश बताने का प्रयास किया हूँ। अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।
थैंक यू, धन्यवाद।